रॉकेट डॉक्टर कुरीन के बंगले के लॉन पर उतरा। वो दोनों बाहर निकले। सुबह के 7 बजे थे। अभी चारों तरफ सन्नाटा था। पद्मा ने जल्दी से रॉकेट को खाली मोटर खाने में मुकफ्फल किया। गुमसुम सॉस सब्जे पर खड़ा हैरत से गर्दोपेश को तक रहा था। धारीदार अतलसी लुंगी, चौड़ा इतलाई कंठा, बालों के चौकोर पट्टे, अजब मसखरा लग रहा था। पद्मा का दिल डूब गया। ये बेचारा यहाँ क्या करेगा। वो उसे साथ लेकर बंगले में गई। खुशकिस्मती से दोनों भाई ईस्टर की तातील में कोचीन गए हुए थे। मुलाजिम सुबह 10 बजे आता था। वो सॉस को भाइयों के कमरे में ले गई। उनका वार्डरोब खोलकर उसके नाप के कपड़े तलाश किए। लिबास तब्दील कर लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, उसने कहा और ड्राइंग रूम में जाकर फ्रिज से मक्खन अंडे निकाले, टोस्टर का प्लग लगाया। सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया दहलीज में पड़ा था। उसकी सुर्खियों पर नजर डाली और बर्कली स्टोर जलाकर अंडे उबालने में मशगूल हो गई। हाय, गुड मॉर्निंग, उसने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे में सॉस खड़ा था, ड्रेसिंग गाउन में मलबूस, उंगलियों में सुलगता सिगरेट, अमेरिकन लहजे में। ब्रेकफास्ट रेडी, पूछता कुर्सी पर बैठा और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताले में मुनहमिक हो गया। वाज़ेह हो कि जिस तरह 1315 क़ब्ल मसीह में पहुँचते ही डॉक्टर पद्मा कुरैन कदीम तरीन किब्ती और इब्रानी समझने, पढ़ने और बोलने लगी थी, अमीरज़ादा सॉस 1966 में दाखिल होकर अंग्रेज़ी, मलयालम और हिंदुस्तानी से फिलफूर वाकिफ़ हो चुका था। आगे का किस्सा कोताह करती हूँ। पद्मा ने अपने हल्के में सॉस को एक मिस्री किब्ती दोस्त की हैसियत से मुतारफ़ किया। मुसव्विर हैं, क्लासिकल मिस्री आर्ट के उस्ताद। मैं इनसे अमेरिका में मिली थी। फिर असैयद दक्तोर सॉस अल हरमीस ने ट्रेडिशनल मिस्री तस्वीरें बनाना शुरू की, जो धड़ाधड़ बिकी। मुंबई में आपने कम्बाला हिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया और बहुत जल्द शहर के मतबूल व मकबूल शख्सियत बन गए। किसी तरकीब से एक गल्फ स्टेट का पासपोर्ट हासिल कर लिया। मगरबी यूरोप और अमेरिका के कई चक्कर लगाए। उमर शरीफ की तरह हैंडसम, कामयाब, दौलतमंद, रोमांटिक भाई सॉस ठाट कर रहे थे। पद्मा बदस्तूर जनूबी हिंद की उस लेबोरेटरी में मुलाजिम थी। साल पे साल गुजरते गए तो एक रोज़ उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा इजिप्शियन कॉप्टिक दोस्त शादी नहीं करेगा क्या? सुना है मुंबई में हर वक्त छोकरियों में घिरा रहता है। पद्मा खामोश रही। सॉस को उससे मुलाकात करने की फुर्सत ही नहीं थी। कभी साल 2 साल में इत्तेफाकन मिल जाता। क्रिसमस और साले नौ के कार्ड अलबत्ता पाबंदी से भेजता। बात दरअसल ये थी कि पद्मा मामूली शक्ल सूरत की सीधी सी लड़की थी और मोसियो सॉस हरमीज एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी जो हसीनाओं के नरगे में शादा व फरहा थे। दूसरी बात ये कि मर्द चाहे 1315 क़ब्ल मसीह का हो, चाहे 1973 का, ज़हनियत उसकी वही रहेगी, बेहुदा। ये जून 1975 का जिक्र है। पद्मा 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपनी खाला के यहाँ मुंबई आई हुई थी और बांद्रा में ठहरी थी। एक शाम उसने सॉस की खैर खबर लेने के लिए उसे फ़ोन किया। अगर तुम ज़्यादा मसरूफ़ ना हो तो खाना हम लोगों के साथ आकर खाओ। तुम ही आ जाओ, सॉस की बेजार सी आवाज़ आई। मैं इतनी दूर बांद्रा कहाँ आता फिरूंगा। बददिमागी की भी कोई हद होनी चाहिए, पद्मा ने सोचा, मगर वो सॉस को बहरहाल अपनी जिम्मेदारी समझती थी। टैक्सी लेकर कम्बाला हिल ओलंपिया बिल्डिंग पहुंची। वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में टेलीविज़न के सामने बैठा ब्रोड कर रहा था। स्क्रीन पर मिस्र इसराइल के मुतालिक एक मुबाहिसा हो रहा था। पद्मा जाकर एक सोफे पर टिक गई। सॉस उसकी तरफ मतवज्जे न हुआ। फिर दफतन टेलीविज़न बंद कर दिया और बोला, मैं मिस्र जाकर लड़ना चाहता हूँ। यौम के परवार तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी, पद्मा ने आहिस्ता से कहा। रमज़ानदार, सॉस ने गरज कर तस्दीक की। ओके, रमज़ानदार, मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊंगा। उसके लिए गालिबन अब तुम्हारी उम्र नहीं है। शट अप, उसने स्कॉच विस्की का दूसरा गिलास भरा। सॉस, तुम शराब बहुत पीने लगे हो, पद्मा ने नरमी से कहा। सॉस ने झुंझला कर जवाब दिया, मुझसे बीवियों की तरह बात मत करो। आई बेग योर पार्डन। अब पद्मा को वाकई गुस्सा आ गया। सॉरी पद्मा, आई एम सॉरी, सॉस ने धीरे से कहा। वो बहुत आज़ुर्दा नज़र आ रहा था। सॉस, हनी, आखिर बात क्या है? पद्मा ने दरियाफ्त किया। बताऊं?
اس نے رک کر کہا۔ بات یہ ہے پدما کہ مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے، میں اپنے وقت میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت میں؟ پدما نے حیرت سے دہرایا۔ یہ زمانہ چھوڑ کر؟ یہ زمانہ؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اس نے تلخی سے کہا اور پھر ٹیلی ویژن کھولا۔ نیوز ریل میں دنیا بھر میں وبا، جنگوں اور نسلی مذہبی فسادوں کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ بتاؤ مجھ سے 3,500 سال بعد تم کتنی متمدن ہو۔ ہم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتے تھے اور اشوریا سے لڑتے تھے۔ تم سب ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا پیار محبت سے رہتے ہو۔ ہمارے فرعونہ ستم پیشہ تھے، تمہارے حکمران فرشتے ہیں۔ ہم موت سے ڈرتے تھے، تم موت کے خوف سے آزاد ہو چکے ہو۔ تم عالی شان مقبرے نہیں بناتے، مردہ پرستی نہیں کرتے، نوحے نہیں لکھتے، شعر و شاعری بھی ترک کر چکے ہو۔ تمہارے مذاہب، فلسفے، اخلاقیات، نفسیات۔ وسکی کا گلاس میز پر پٹک کر زور سے ہنسا۔ تمہاری دیومالائے نظریے، تثلیث، روحانیت، یہ وہ سب عین سائنٹیفک ہیں۔ تمہاری جنگیں ہیومنزم پر مبنی ہیں، تمہارا نیوکلیئر بم بھی خالص انسان دوستی ہے نا؟ تمہاری روشنی کی رفتار واقعی تیز ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خود کو آؤٹ آف ٹائم محسوس کر رہے ہو اور کوئی بات نہیں، چلو پکچر ہو رہا ہے۔ وہ ڈو شٹ اپ اینڈ لیو می الون۔ اوکے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ نائٹ سوس۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ پدما، سوس نے آواز دی۔ پدما، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے سوس۔ پدما یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ۔ سنو، بات یہ ہے مجھے اپنے ماں باپ اور بہنیں یاد آ رہی ہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تمہارا وہ راکٹ، وہ ابھی تمہارے موٹر خانے میں مقفل پڑا ہے نا؟ ہے تو صحیح، میں اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی، ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس میں واپس پہنچاؤ، میں نے کافی مستقبل دیکھ لیا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ہم اتنے برے تو نہیں، یہ تمہارا وقتی موڈ ہے۔ ممکن ہے، مگر اصلیت یہ ہے کہ میں ہوم سک ہوں۔ ٹائم سک، پدما نے تصحیح کی۔ اچھا، جو تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھو یہ راکٹ روشنی کی رفتار سے آگے صرف 4 مرتبہ سفر کر سکتا ہے۔ تم کو منفس میں چھوڑ کر جب میں اس دفعہ واپس آؤں گی، اس کے بعد تم دوبارہ یہاں نہ آ سکو گے۔ منظور، سوس نے کہا۔ 1306 قبل مسیح میں جھیل کے کنارے چرواہا اسی طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ 9 برس میں وہ جوان ہو چکا تھا۔ پدما اور سوس کو راکٹ کی سیڑھیاں اترتے دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گیا۔ سوس 1975 سے روانہ ہوتے وقت اپنے پرانے کپڑے اور زیورات پہن لیے تھے اور وہی پرانا سوس لگ رہا تھا۔ میں شہر نہیں جاؤں گی، تمہارا بادشاہ پھر پکڑ لے گا۔ جہاں پناہ قصر الشمس میں تشریف رکھتے ہیں یا تھیبس گئے ہوئے ہیں؟ سوس نے چرواہے سے دریافت کیا۔ پچھلے فرزند رحلت فرما چکے ہیں۔ اس نے اہرام کی سمت اشارہ کیا، جہاں ایک نیا مقبرہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ رامسس دوم آج کل تھیبس میں رونق افروز ہے۔ پدما، چلو تمہیں تھیبس دکھلا لاؤں۔ نیا بادشاہ طبعاً بے رحم ہے، لیکن میرے ساتھ کا کھیلا ہوا ہے، تم کو کوئی غضب نہ پہنچائے گا اور اپنی ملکہ پر عاشق ہے، دوسری شادی کی بھی نہیں سوچے گی۔ چلو کل پرسوں واپس آ جانا۔ وہ بجرے پر سوار ہو کر تھیبس روانہ ہوئے۔ سوس اپنے وقت میں واپس آ کر واقعی بے حد خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ دریا پر دور سے فلک بوس محلات نظر آئے۔ یہ اسوان ڈیم میں ڈوب چکے ہیں، سوس نے پدما کو یاد دلایا۔ بہت سے بچا بھی لیے گئے ہیں، پدما نے فوراً جواب دیا۔ ملکہ ہاتشپتموس سوئم سیسی اول ہورداتا اور مین تاہ کے عظیم الحبسہ مجسموں کے نیچے سے گزرتا ہوا بت نما بجرا سمر پیلس کی سیڑھیوں سے جا لگا۔ سوس کے والدین، بہنیں اور شاہی خاندان کے چند افراد سامنے وسیع دالان میں کرسیوں پر نیم دراز خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ موسم گرما کی ایک سست خرام کاہل سپہر تھی اور دھوپ دریائے نیل پر سے اترتی جا رہی تھی۔ سوس نے ان سب سے کہا کہ دیوی حاسور کا حکم نہیں کہ کسی کو بتائے کہ دوشیزہ فلک کے ساتھ اتنے عرصے کہاں غائب رہا۔ چوتھے دن وہ تھیبس سے روانہ ہوئی۔ سوس اسے نخلستان تک پہنچانے آیا۔ جھیل کے کنارے انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پدما سکتے میں رہ گئی۔ کھجوروں کے سامنے راکٹ موجود نہ تھا۔
पद्मा की टांगें लरसने लगीं, ज़मीन पांव तले से निकल गई और वो वहीं रेत पर बैठ गई। सौद सरासीमगी से नखलिस्तान के गिरदागिर्द देख आया, चरवाहों को आवाज़ दी, सपाट रेतीले मैदान में रॉकेट का कहीं दूर दूर पता न था। सॉस पद्मा के पास यादा रेत पर सर निगू बैठी थी। सॉस की नज़र करीब के एक पत्थर पर पड़ी। उसके नीचे पेपायरस का एक जर्द टुकड़ा दबा हुआ था। सॉस ने उसे खींच लिया, पढ़ा और पद्मा को दे दिया। इब्रानी में लिखा था, मरियम बिनते इब्राहिम शालोम अलैकुम। कल दोपहर पिछले फ़िरौन अलैह के मकबरे के लिए पत्थर ढोते हुए मुझे इतने कोड़े लगाए गए कि मैं जाँ-बलग होकर पानी पीने के लिए घसीटता-घसीटता इस झील पर आया और यहाँ तुम्हारा रॉकेट फ़रिश्ते रहमत के मानिंद जगमगाता देखा। 9 बरस क़ब्ल उस रात तुमने मुझे जो कुछ बताया था, सब रत्ती-रत्ती मुझे याद है। ज़ेर-ए-तामीर मकबरे के मिस्री इंजीनियर 3-4 दिन से आपस में तज़किरा कर रहे हैं कि दोशीज़े-फ़लक अमीरज़ादा सॉस हर्मीस को वापस ले आई है और थीब्स गई हुई है। उससे मुझे ख़्याल होता है कि अभी तुम शायद चंद रोज़ यहाँ क़याम करोगी। तुमने ये भी कहा था कि रामेसिस दोम के अहद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, और क्या मालूम इस वक्त जबकि मैं तुमको ये सतूर लिख रहा हूँ वो हमारे मोहल्ले के किसी घराने में पैदा हो चुके हों। लेकिन उनके बड़े होने और हमारे दौर में अभी बहुत देर है। क्या जानिए कब होगा और क्या होगा। मैं अब अगर शहर वापस जाता हूँ, इब्रानी ग़ुलामों का निगरान आला जो मेरे खून का प्यासा हो रहा है मुझे रेत में ज़िंदा दफन कर देगा। लिहाजा जाने अजीज़ बचाने के लिए तुम्हारे रॉकेट पर बैठकर तुम्हारे वक्त में जा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूयॉर्क जाऊँगा, जिसके बारे में तुमने मुझे उस रात बताया था। उसके बाद इसराइल, वहाँ सेटल होते ही फ़ौरन जल्द अज़ जल्द खुदाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इसहाक़ की कसम, मैं यहाँ आकर तुमको तुम्हारे वक्त में ले जाऊँगा जो आज से मेरा वक्त भी है। तुम्हारा भाई मीकाईल बिन हन्नान बिन याकूब, आज से माइकल एच जैकब उर्फ माइक। पर्चा पद्मा के हाथ से रेत पर गिर गया। उसकी आंखों तले अंधेरा छाया और चकरा कर गिरने लगी। सॉस ने उसे फौरन संभाला। पद्मा, उसने लिखा है तुमको लेने वापस आएगा, घबराओ नहीं। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, ईमानदार रास्तबाज लड़का है। याद करो, मैं भी अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हारे साथ भाग निकला था। वो ज़रूर वापस आएगा। सॉस, पद्मा मेरी ने आहिस्ता से कहा, 1975 से रवाना होते वक्त मैंने तुमको बताया था ये रॉकेट रोशनी की रफ्तार से आगे सिर्फ 4 मरतबा परवाज़ कर सकता है।